टैक्स फ्री है। स्वाति, तो कुछ ऐसी स्कीम्स है जहां पर आप निवेश करके फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही पैसे से पैसा भी बना सकते हैं और साथ ही आप टैक्स बचत का भी फायदा ले सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तारीख है जिसका ध्यान में रखने की जरूरत है, जो हम अब आपको दिखा रहे हैं। जरूरी डेडलाइंस। रुचिका, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट शुरू हो जाती है जिसका ध्यान रखने की जरूरत है, और जब ये डेट्स निकल जाती हैं तो लगती है पेनल्टी भी, क्योंकि आईटीआर भरने की तारीख आएगी, फिर एडवांस टैक्स की तारीखें भी होती है। कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिसका फाइनेंशियल ईयर में ध्यान रखना है किसी भी टैक्स पेयर्स को, वो कौन सी रहेंगी? नया साल शुरू हो गया है तो नए साल के साथ साथ फिर दोबारा से वापस जो हमारी टैक्स कंप्लायंसेस थे, जो ड्यू डेट्स थी, वो सारी अब इस नए साल से शुरू हो गई हैं। तो जब मैं ड्यू डेट्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो 31 मई है, जिन्होंने टीडीएस की जो रिटर्न्स हैं जो आपकी 23-24 की थी, उनकी लास्ट डेट है टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करने की। उसके बाद आए तो हमारा 15 जून है। जैसे कि आपने एडवांस टैक्स की बात की है, तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल की 10,000 से ऊपर की है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना शुरू कर देना चाहिए। और पहली डेट इसकी आती है 15 जून। 15 जून को हमें अपने जितना भी हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, इनफैक्ट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी मैं कहूंगी, उसका हमें 15% जो है वो पे करना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो डेट आती है वो आती है 31 जुलाई। 31 जुलाई माने आईटीआर की डेट। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं, आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम है, आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं, तो आपको 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की, दैट इज आईटीआर फाइल करने की। इसके बाद जब हम आते हैं तो हमारी आती है 31 अक्टूबर। तो अगर आप ऑडिट करते हैं, आपकी किताबें ऑडिट होती हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कंपनी हैं, उस केस में आपकी डेट जो है 31 अक्टूबर मानी जाएगी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, आप कंपनी हैं तो आपके लिए रिटर्न फाइल करने की डेट 31 अक्टूबर है, मगर अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपको कंपनी से सैलरी मिलती है, तो आपके लिए जो रिटर्न फाइल करने की डेट है वो 31 जुलाई ही रहेगी। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। इस तरह से फिर हमारी आगे जो एडवांस टैक्स की डेट आती है सितंबर की, दिसंबर की और फिर अल्टीमेटली मार्च की, तो ये सारी डेट जो है हमें ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट डेडलाइंस फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, इन तारीखों को अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए, और इसके नोट करने पर डेफिनेटली आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आप मिस कर देते हैं तो पेनल्टी के भी प्रावधान हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, न्यू फाइनेंशियल ईयर से भंवर, न्यू जो टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट हो गई है। आपको अगर न्यू टैक्स रिजीम, अगर आपको कोई भी टैक्स रिजीम चुननी है तो आपको अब ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनना होगा। न्यू टैक्स रिजीम अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। तो कई जो निवेशक हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो सवाल हमसे पूछते हैं कि कहां पर उन्हें ज्यादा फायदा है, तो टैक्स रिजीम कैसे चुने, पुरानी टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में कहां पर उनको ज्यादा फायदा होगा, किन के लिए बेहतर है पुरानी टैक्स रिजीम, किन के लिए बेहतर है पुरानी टैक्स रिजीम। यस, तो जैसा कि रुचिका जी ने बताया ड्यू डेट्स के बारे में, उसमें एक और पॉइंट में एडिशन करना चाहूंगा कि बहुत बार हम लोग एक घर बेच के और नया घर खरीदते हैं, तो नया घर खरीदने के लिए टाइम लिमिट रहता है, वो 2 इयर्स का टाइम लिमिट रहता है। और अगर आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें 3 इयर्स का टाइम लिमिट रहता है। लेकिन एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आएगी 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, जैसा रुचिका जी ने बताया, उस डेट से पहले पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसा जमा कराना पड़ेगा, तभी आप एग्जेम्पशन के हकदार हो पाएंगे। अदरवाइज आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती। बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जिन्होंने क्या करते हैं कि ड्यू डेट से पहले पहले वो पैसा जमा ही नहीं कराते उस अकाउंट में, और जिसकी वजह से उनकी एग्जेम्पशन रह जाती है। और रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना है, जो आपकी ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई, तब तक आपको फाइल करना है। अगर आप फाइल नहीं करते तो उसके बाद में आपको इंटरेस्ट लगता है 234A का, जो कि 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से है, और उसके साथ साथ में आपको 5,000 रुपीज का फीस भी लगता है। और अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो वो फीस आपको 1,000 का हो जाता है। उसके साथ साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका कैपिटल गेन है और आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया और उसमें लॉस है बिजनेस का या कैपिटल गेन का, तो वो लॉसेस को आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में स्वाति जी, आपने जो पूछा कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन सा बेनिफिशियल है, तो सबसे पहले अपने जितने भी व्यूअर है उनको मैं बताना चाहूंगा
कि जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें स्लैब रेट चेंज हो गई है। स्लैब रेट अप टू 3000 तक की आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% है। 6 लाख से लेके 9 लाख तक आपका 10% रहेगा। 9 लाख से लेके और आपका 12 लाख तक आपका जो है वो 15% रहेगा। 12 लाख से 15 लाख तक आपका 20% रहेगा एंड 15 लाख से ऊपर जितना भी इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। ये बड़ा ही अट्रैक्टिव स्लैब रेट लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन है जिसको आपको छोड़ना पड़ता है। अगर मैं एक-एक हेडवाइज बात करना चाहूँ, तो सैलरी में जो आपको एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता है, वो एचआरए का एग्जेम्पशन आप नहीं ले पाएँगे। लीव ट्रैवल कंसेशन का जो एग्जेम्पशन मिलता है, वो आप लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट जब आपका एम्प्लॉयर आपको कहीं घूमने के लिए भेजता है, वेकेशन पे जा रहे हैं और उसमें ट्रैवल का बेनिफिट उन्होंने एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो उसमें एग्जेम्पशन मिलती है। हमारे इनकम टैक्स में वो एग्जेम्पशन का आप बेनिफिट नहीं ले पाएँगे। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी में देखता हूँ, तो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जिस घर में आप रहते हैं और आपने लोन लेके आपने वो घर खरीदा है, तो उसमें 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। उसके साथ-साथ में अगर मैं डिडक्शन की बात करूँ, जितने भी आप डिडक्शन की बात करेंगे, एटीसी है, एटीडी है, एटीडीडी है, एटीडीडीबी है, उसके साथ-साथ में सेविंग इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, वो आपका 10,000 तक डिडक्शन मिलता है। तो वो सब आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्सेशन रेजिम में जाते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जाते हैं तो उसमें 2,50,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर जितना भी इनकम रहेगा उस पे आपको 30% टैक्स पे करना रहता है। तो आपको अभी से ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके डिडक्शन एग्जेम्पशन कितने हैं। अगर आपके डिडक्शन एग्जेम्पशन है जहां पे आपने एटीसी में कुछ इन्वेस्ट किया है या एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके साथ में आपको हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन का बेनिफिट है वो है, आपकी सैलरी की बेनिफिट्स है, एचआरए है, लीव ट्रेवल कंसेशन है, तो वो सब बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए और आपको देखना है कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है या ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी वेबसाइट पे एक बहुत ही प्यारा सा कैलकुलेटर डाल रखा है। जितने भी व्यूअर है वो व्यूअर जाके उस कैलकुलेटर में अपनी इनकम या अपनी डिटेल डालेंगे तो उसको वो कैलकुलेटर बता देगा कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजिम है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। स्वाति। बिल्कुल, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने तो आपको बताया ही कि आप किन तरीकों से पहचान सकते हैं कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है। पर इनकम टैक्स की जो अपनी वेबसाइट है उस पर भी जाके आप रिक्वायर्ड डिटेल्स फिलअप करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ज्यादा टैक्स एफिशिएंट रिजीम है। ये सबसे आसान तरीका है अपने लिए एक बेहतर, सस्ती, टिकाऊ टैक्स रिजीम चुनने का। अब मैं जो इंपॉर्टेंट डेट जिसकी बात हुई यहां पर रुचिका, उसमें एडवांस टैक्स की डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 किस्तें पूरे साल में एक फाइनेंशियल ईयर में भरनी होती है जिसकी शुरुआत होगी 15 जून से। एडवांस टैक्स किन्हें भरना चाहिए, किनको छूट है एडवांस टैक्स भरने से, और अगर डेट मिस हो जाती है तो क्या किस तरीके की पेनल्टी लगती है इसमें? अगर आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी पूरे साल की, जिसको मैं एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी भी कह सकती हूँ, वो 10,000 रुपए से ज्यादा की है तो आप एडवांस टैक्स पे करने के लायबल हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सैलरी क्लास को तो हमेशा पता है कि उसकी सैलरी कितनी है, दैट इज फिक्स इनकम। बट आप अगर सैलरी के अलावा अगर आपके दूसरे सोर्स भी हैं इनकम के, आप वो सारी इनकम एक एस्टिमेट कीजिए और उसको रिस्पेक्टिव हेड में डाल के उनकी जो भी रेलेवेंट डिडक्शंस हैं उस हेड में उनको डिडक्ट कीजिए और अल्टीमेटली फाइनल एक इनकम निकालिए। उस फाइनल इनकम पे हम चेक करेंगे कि आपका टैक्स स्लैब कौन सा वाला बेटर है, ओल्ड टैक्स रिजीम में आप बेटर है या न्यू टैक्स रिजीम में बेटर है। एक बार आप ये फाइनल कर लेते हैं कि कौन से टैक्स रिजीम में आपको ज्यादा रिलीफ मिल रही है या टैक्स आप कम पे कर रहे हैं, उसको फाइनल करने के बाद अब आपको एडवांस टैक्स पे करना है जो स्टार्ट होता है आपका 15 जून से। जब मैं कहती हूँ कि एडवांस टैक्स पे करना है तो हमारी ड्यू डेट्स हैं 15 जून को, जैसे हमने 15%, फिर 30 जून को आपका 30%, इस तरह से हम टैक्स पे करते हैं। अगर आप ये टैक्स एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपको इसके अंदर 234A की पेनल्टी लगती है और साल के आखिर में 234B की भी पेनल्टी लगती है। तो 234A की जब मैं पेनल्टी की बात करती हूँ, अगर आपकी ये रिस्पेक्टिव डेट मिस हो गई है एडवांस टैक्स की, तो आप दूसरी उस पे दूसरी जो आपकी ड्यू डेट आएगी, दैट इज आपका जो सितंबर की डेट आएगी, उसके अंदर आप बाकी दूसरा एडवांस टैक्स पे कर दीजिए। अगर आपने 15 जून के बाद एडवांस टैक्स कुछ पे कर भी दिया तो भी इंटरेस्ट लायबिलिटी वहीं की वहीं रहेगी आपकी। माने आप या तो 15 जून से पहले पे कीजिए या फिर नेक्स्ट डेट पे कीजिए। अगर आप इन बिटवीन पे करते हैं तो उससे इंटरेस्ट लायबिलिटी कम नहीं होती है कभी भी।
तो जो हमारी रिस्पेक्टिव डेट्स हैं उन पे आप टैक्स लायबिलिटी पे कीजिए। बिल्कुल। तो जो 4 किस्तें हैं उस पे बेहतर है कि आप अपने एडवांस टैक्स की किस्त भर दें, और जिससे कि किसी भी तरीके की पेनल्टी आपको न देनी पड़े। कुछ और चर्चा हम करेंगे टैक्स प्लानिंग को लेकर, जो कि आप फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कर सकते हैं। जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर आप कैसे आप तय कर सकते हैं, जिससे कि आप सैलरी से भी जो टैक्स बचत के उपाय कर सकते हैं। इस पर एक चर्चा रहेगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही टैक्स प्लानिंग के फायदे हम समझ रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स भंवर बुराना और रुचिका भगत इस वक्त हमारे साथ है। टैक्स पेमेंट एक ऐसा मामला है जिसमें अगर आप समय से चूक जाते हैं तो कई बार नोटिस आ जाते हैं, आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ब्याज भरना पड़ता है। और कुछ ऐसे ही भंवर डेट्स अगर निकल जाते हैं, जैसे कि आईटीआर नहीं भरा या फिर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा, तो उसके भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। तो क्यों जरूरी है टाइम पर अपने टैक्स रिलेटेड जो लाइबिलिटीज है उसे पूरा करना? यस। तो स्वाति, जैसा एडवांस टैक्स की हम बात कर रहे थे, एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट है, और ये एडवांस टैक्स जैसा रुचिका ने भी बताया, हर एसएससी को पे करना पड़ता है, जिसका एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपीज और मोर है। तो आप अपनी देखो, सैलरी क्लास के जितने भी लोग रहते हैं उनका तो टीडीएस कट जाता है, तो उनको एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं रहती। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बाकी कोई इनकम है और आपका एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपीज या मोर है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना रहेगा। जैसा कि इसकी 4 इंस्टॉलमेंट रहती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। पहली इंस्टॉलमेंट में आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स जितना आपका बनता है उसका पे करना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 45% है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 75% है, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 100% एडवांस टैक्स पे करना है। उसके साथ साथ में सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे नहीं करना है अगर सीनियर सिटीजन की बिजनेस की इनकम नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, 60 ईयर्स या उससे ज्यादा का एज है, और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अगर आप लोगों ने एक सीरीज आई थी हाफ सीए करके, उसमें देखा होगा, तो ये चीज बताई गई है कि सीए जो सीनियर सिटीजन है, वो सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट लगता है 234C का, क्योंकि जैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट डेफरमेंट होती है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट लगता है। सुनने में 1% लगता है, बट आप ईयरली देखेंगे तो ये 12% की रेट से इंटरेस्ट हो जाता है।
तो इतना आपको इंटरेस्ट पे करना रहता है। एक और खासकर हमको चीज देखने को मिलती है क्लाइंट लोगों से, और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं इन बिटवीन द ईयर, और जैसे ही आपने प्रॉपर्टी सेल किया आपको कैपिटल गेन हो जाता है, लेकिन आप उस पर एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं तब उस पर टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, उसके साथ साथ में आपको 234C का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। तो ये चीज का आप नोट कर लीजिए, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं खासतौर पे, तो प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबिलिटी आएगी, कितना टैक्स आता है, उसको आपको एडवांस टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, जिससे कि आप इंटरेस्ट से बच सकते हैं। स्वाति, कुछ और जानकारी एडवांस टैक्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट भंवर देते हुए, यहाँ पर आय जो आपकी इनकम होती है उसको आप समझना बेहद जरूरी है। रुचिका, जो हमारी आय होती है सिर्फ हमारी सैलरी से नहीं आती है, बहुत अलग अलग सोर्सेज से भी हमें इनकम मिलती है। कौन सी ऐसी आय है जिस पर टैक्स लगता है और कौन सी ऐसी आय है जो कि टैक्स फ्री होती है, जो कि मिलने पर किसी टैक्स पेयर को चिंता करने की जरूरत नहीं है? हम सब जानते हैं कि जो हमें सैलरी मिलती है उसके ऊपर तो टैक्स लगना ही है और वो हमें टीडीएस कट के मिलती है। बट अपार्ट फ्रॉम सैलरी अगर हमको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो इंटरेस्ट चाहे आपका एफडी से है, चाहे आपका सेविंग से है, या फिर कोई और सोर्स है, डिबेंचर से है, बॉन्ड से है, ये सारे इंटरेस्ट जो है ये आपको टैक्सेबल होते हैं। इसके अंदर एक रिलीफ मिलती है सेक्शन 80 के अंदर, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और नॉर्मल एसएससी के लिए 10,000 रुपए है। वो छूट वो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल छूट एफडी के इंटरेस्ट पे भी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अलावा जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो अगर आपने अपना मकान किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो जो भी किराया आ रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा, जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है। इसके अलावा आपका कैपिटल गेन्स है, जैसे अक्सर लोग जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी शेयर्स बेचे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेंगे, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से आपको टैक्सेबल होगा। इसके अलावा हमने अगर मकान बेचा है तो भी हमें कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल है। और अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम है, आप जॉब कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ आप कोई बिजनेस भी करते हैं पार्ट टाइम, तो जो भी मेरी बिजनेस इनकम है वो बिजनेस के हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। तो कलेक्टिवली हमारे 5 हेड हैं, अगर आप देखें इनकम के, इन पांचों का टोटल करके हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, जिसके ऊपर हम डिडक्शंस देते हैं 80 की, 80C से लेके 80 आपकी यू तक। उसके बाद नेट इनकम आती है जिसके ऊपर फाइनली हम टैक्स पे करते हैं। ओके, तो ये कौन सी आय टैक्स लगती है, कौन सी टैक्स फ्री होती है, ये हमने समझा। एक बार सैलरी स्ट्रक्चर को भंवर आप ही समझ लें, क्योंकि जो भी नौकरी पेशा हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको कई बार थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि जो सीटीसी मिल रही है उस पर क्या लाभ है, या सीटीसी में क्या क्या शामिल होता है, कितने तरीके के भत्ते हैं जो कि एक नौकरी पेशा को मिलते हैं, रिम्बर्समेंट का क्या फायदा होता है। तो किसी को अगर अपने सैलरी स्ट्रक्चर से ज्यादा हाथ में कमाई चाहिए और उसको टैक्स में नहीं गंवाना है, तो कौन से ऐसे ट्रिक्स और टिप्स हैं जो कि समझने जरूरी हैं? सैलरी वालों के लिए ज्यादा बेनिफिट तो नहीं है कहीं पे अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन तो भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे वो लोग कुछ ना कुछ टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शन ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सैलरी वालों के लिए एचआरए सबसे फेमस है, और बहुत सारे लोग एचआरए की एग्जेम्पशन लेते हैं, जिसको हाउस रेंट अलाउंस भी बोलते हैं। और आपका एम्प्लॉयर अगर आपको एचआरए देता है और आप न्यू टैक्सेशन रिजिम में नहीं है, आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में है, तो एचआरए का एग्जेम्पशन आपको मिलता है। एचआरए का एग्जेम्पशन कितना मिलता है, तो उसकी एग्जेम्पशन मिलती है या तो 40% या 50% ऑफ द सैलरी। 50% ऑफ सैलरी लेते हैं हम मेट्रो में, अगर आप रहते हैं दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई, चेन्नई में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी। एंड अगर आप दूसरी किसी सिटीज में आप रहते हैं तो वहां पे 40% ऑफ सैलरी। एंड एक और उसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि आप जितना रेंट पे कर रहे हैं -10% ऑफ द सैलरी, तो रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, एंड आपका 40 और 50% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर वाला अमाउंट रहेगा, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी एचआरए की। ऐसे का ऐसे अगर लीव ट्रेवल कंसेशन की बात करते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको घूमने के लिए भेजता है और उसका लीव ट्रेवल कंसेशन आपको मिलता है, तो अगर आप इकोनॉमिक क्लास से ट्रेवल कर रहे हैं तो जितना भी आपका स्पेंड किया उसमें पूरा आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, पूरा आपको छूट मिल जाएगी।
सैलरी में अगर मैं अलाउंसेस की बात करूं तो अलाउंसेस में आपको अगर कन्वेंस अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, हेल्पर अलाउंस मिलता है, एकेडमिक अलाउंस मिलता है, तो इसमें जितना आप स्पेंड करोगे, जितना आपने खर्चा कर लिया, उतने का आपको एग्जेम्पशन है वो सैलरी में मिल जाएगा। उसके साथ साथ में सैलरी के केस में आपका जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपके एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उसमें आपकी सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट है। तो आपकी सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट है अगर आपका एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूशन करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। उसके साथ साथ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे जो आपका इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट भी आपका एवरी ईयर 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। 9.5% के ऊपर वाला इंटरेस्ट रहेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। उसके साथ साथ में अगर एम्प्लॉय का खुद का जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है, वो ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन पे आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डालते हैं, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, तो उसमें अगर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, आपका खुद के कंट्रीब्यूशन, तो उसका डिडक्शन आप एटीसीसीडी सबसेक्शन 1 में लेते हैं। और आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा एटीसीसीडी में। और एटीसीसीडी में 10% ऑफ सैलरी तक का आपको डिडक्शन मिलता है। उसके साथ साथ में एक और चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब न्यू पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में आप पैसा डालते हैं तो उसमें 50,000 का एक डिडक्शन मिलता है एटीसीसीडी 1B में। और वो 50,000 का डिडक्शन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज क्या होता है कि एटीसी, एटीसीसीसी एंड एटीसीसीडी सबसेक्शन 1, ये तीनों मिला के 150 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये एटीसीसीडी 1B का आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन आपको मिलता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए और आपको प्लान करना है अगले साल का। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जिससे कि आप ना सिर्फ 1.5 लाख बल्कि 2 लाख तक की टैक्स छूट ले सकते हैं, जिसका जिक्र भंवर ने किया। एनपीएस वो एक मैजिकल एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एटीसीसीडी 1B के तहत 50,000 की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। मतलब 1.5 लाख एटीसी में एनपीएस को मिलाकर 2 लाख की आप छूट ले सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। पर कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं रुचिका, जिसको शुरुआत में ही रेक्टिफाई करना जरूरी है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स को सुधारने का तरीका बता सकती हैं? आप इतने सारे टैक्स पेयर्स से बात करती होंगी और उनको बोलती होंगी कि ये गलती आगे नहीं करनी है, तो वो कौन सी गलती है जिससे बचना है? अगर कुछ 4-5 बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ, ज्यादातर जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है, आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नहीं देते हैं अपने एचआर को। हमेशा एचआर मांगती रहती है, आप इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नहीं देते, और शायद सोचते हैं कि अभी इन्वेस्ट करेंगे, अभी इन्वेस्ट करेंगे, करते करते साल निकल जाता है और इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है एट द एंड। तो होता क्या है, साल के आखिर में जो मार्च की सैलरी मिलती है उसमें से अल्टीमेटली टीडीएस कट जाता है, और कई बार टीडीएस का अमाउंट इतना हैवी होता है कि आपकी सैलरी पूरी की पूरी कम हो जाती है, उसके अंदर टीडीएस से एडजस्ट हो जाती है। सबसे पहले तो ये चीज है, जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए, प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर। और अभी हम जहां खड़े हैं, अभी हमारे पास पूरा फ्यूचर है, पूरा साल है हमारे पास 24-25 का। तो हम आज प्लान कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स जो है वो जरूर सबमिट करिए। एक चीज, दूसरी चीज जो मैंने अक्सर देखी है, एचआरए की डिडक्शन बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, मगर अगर आप रेंट पे कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को या किसी को भी रेंट पे कर रहे हैं, और वो रेंट जो है वो 50,000 से ऊपर का है, तो उसके ऊपर एम्प्लॉय को टीडीएस काटना जरूरी है 5%, जो नॉर्मली एम्प्लॉयज टीडीएस नहीं काटते हैं। तो ये टीडीएस का डिफॉल्ट है, अगर एम्प्लॉय नहीं काट रहा है और वो रेंट पे कर रहा है, एचआरए के लिए रेंट पे कर रहा है 50,000 से ज्यादा। ये अक्सर एक कॉमन मिस्टेक है जो मैं हमेशा पाती हूँ, हमेशा जब रिटर्न फाइल होती है तो लोग ये नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है, तो इसको एक छोटी सी बात पहले हम ये समझते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है आपके लिए न्यू रिजीम है। आप जैसे ही पोर्टल खोलेंगे हमेशा न्यू रिजीम आएगा, बट सैलरी क्लास एम्प्लॉय को एक बेनिफिट है कि आप हर साल न्यू या ओल्ड रिजीम में से ऑप्ट कर सकते हैं। माने आप न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम जब भी आप ऑप्ट करते हैं, आपको फॉर्म 10 IEA भरना है, मगर वो फॉर्म जरूर भरिएगा, नहीं तो आप रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे कि आपने कौन सा वाला ऑप्ट किया या कौन सा ऑप्ट इन किया। ये वाली चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसे मैं बता रही थी आपको कि हम जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, एक चीज तो ये होगी कि हमारी सैलरी है तो हमारे एम्प्लॉयर को पता है टीडीएस कट जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम सैलरी बहुत सारी इनकम होती है, क्योंकि आजकल अक्सर हर एम्प्लॉय जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे
इन्वेस्टमेंट्स में भी इन्वेस्ट करता है, आप सिप्स में, एसआईपी में लगाते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो बहुत तो सारी आप जैसा रुचिका बता रही हैं कि सारे जो इनकम टैक्स के डिटेल्स हैं, कहां पर आप निवेश कर रहे हैं, कहां से आपको आय आ रही है, सब इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है, क्योंकि टैक्स विभाग से कुछ छिपता नहीं है। लेकिन आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, अपना टैक्स समय पे भरते हैं, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। बाकी मदद तो हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स ने आपकी कर ही दी है। बहुत धन्यवाद भंवर और रुचिका, आप दोनों का ही हमारे साथ आज के इस खास एपिसोड में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए जी बिजनेस।